हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका हमारे इस पाइथन के क्रैश कोर्स में। आज की वीडियो में हम पाइथन के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कमेंट्स, वेरिएबल्स, इनपुट आउटपुट्स, डेटा टाइप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स एट्सेट्रा। अगर आपको इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये टॉपिक्स क्या हैं, तो उसके लिए अभी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्यूटोरियल के एंड तक आपको इन टॉपिक्स की काफ़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पाइथन में हम इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कमेंट्स के साथ। पाइथन में कमेंट्स का यूज़ होता है आपके कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे कि आपका कोड और ज़्यादा रीडेबल बन सके। पाइथन में कमेंट करने के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं। आप किसी भी लाइन में एक हैश टाइप करके उसके आगे कुछ भी कमेंट ऐड कर सकते हैं, चाहे फिर वो एक ब्लैंक लाइन हो या उस पर आपने पहले से कुछ कोड लिखा हुआ हो और उसके आगे आप चाहें तो अपना एक कमेंट टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं होते हैं, बट हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करके पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स कर सकते हैं। वो एक्चुअली एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है, बट हम किसी लाइन में सिंपली उसे टाइप करके उसे एज ए कमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है एक ऐसा कंटेनर जिसमें आप कोई डेटा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। पाइथन में वेरिएबल के मेनली दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट उसका नेम और सेकंड उसकी वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने कोड में यहाँ पे अगर टाइप करूँ x=5, तो इस केस में x है मेरे वेरिएबल का नाम और 5 है उसकी वैल्यू। मैं फ्यूचर में चाहूँ तो इसको प्रिंट करके उसकी वैल्यू फेच कर सकता हूँ। तो इस तरीके से 5 वैल्यू मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर ली और फ्यूचर में जब भी चाहूँ मैं इसको दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बना सकता हूँ y=hello world, जो इस केस में टेक्स्ट टाइप का एक वेरिएबल है और मैं इसको भी चाहूँ तो प्रिंट करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे x की एक डिफरेंट वैल्यू और y की एक डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। वेरिएबल नेमिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी होती है कि वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर मैं एक स्मॉल x में एक वैल्यू असाइन करता हूँ और कैपिटल X में एक दूसरी वैल्यू असाइन करता हूँ, तो वो दोनों दो डिफरेंट वेरिएबल होंगे, ना कि वो दोनों एक दूसरे को ओवरराइड करेंगे। तो इस केस में मैं इनको प्रिंट करके देख सकता हूँ और ये दोनों मेरी सेपरेट वैल्यूज़ यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट करेंगे। इसके बाद पाइथन में अगर मैं इनपुट लेना और आउटपुट लेने की बात करूं, तो जैसे कि अभी हमने प्रिंट मेथड देखा था, वो कंसोल पे हम कुछ भी आउटपुट देना चाहें उसके लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा अगर मैं यूज़र से कुछ कंसोल से इनपुट लेना चाहता हूं तो उसके लिए इनपुट मेथड यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनपुट के अंदर एक स्ट्रिंग दूंगा जो कि मेरे यहाँ कंसोल पे प्रिंट होगी और इसके आगे यूज़र जो भी टाइप करेगा उसको रीड करके मैं एक वेरिएबल x में स्टोर करा रहा हूँ और बाद में इस x को जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यूज़र से एक इनपुट लेके अपने वेरिएबल में स्टोर करा लिया, जिसको कि बाद में मैं अपने कोड में यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मैं वेरिएबल्स में किस किस टाइप का डेटा स्टोर करा सकता हूँ। तो पाइथन में हमें इनबिल्ट काफ़ी सारे डेटा टाइप्स मिलते हैं। सबसे कोर टाइप्स इसमें से होते हैं हमारे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल बनाए हैं A, B, C और D। ये चारों हमारे एक एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं अगर इनका टाइप प्रिंट करके देखूँ नीचे, तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होता है कि A था इंटीजर और B था फ्लोट, C था स्ट्रिंग और D था बूलियन। तो इस तरीके से पाइथन में मैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स बना सकता हूँ। पाइथन में ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली है कि हम कहीं भी डिक्लेयर नहीं करते कि ये एक्चुअली इस वेरिएबल का टाइप क्या होगा। वो जब हम वैल्यू असाइन करते हैं उस पॉइंट पे ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है उस असाइंड वैल्यू के बेस पे। तो इन डेटा टाइप्स को अब डीप में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाइथन में नंबर डेटा टाइप्स को। तो पाइथन में मेनली 2 नंबर डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्लोट। इंटीजर होते हैं होल नंबर, जैसे 1, 2, 3, -1, -10 इस तरीके से। इनमें डेसिमल नहीं होता। और इनके अपोजिट फ्लोट होते हैं फ्लोटिंग नंबर्स, जिनमें कि डेसिमल होता है 1.2, 3.1। ये सारी चीज़ें फ्लोट होती हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर a=5 डिक्लेयर करता हूँ और उसका टाइप प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे इंट बताएगा, बट अगर मैं उसको चेंज करके 5.1 कर दूँ तो ये मुझे उसका टाइप फ्लोट बताएगा। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे पॉइंट ऐड किया तो उसका टाइप इंट ना रह के अब फ्लोट हो गया है। इसके बाद सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप जो आता है वो होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पाइथन में टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। हमें हमारे कोड में कभी भी टेक्स्ट यूज़ करना हो तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हम सिंगल या डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन होता है, हालांकि इनमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि a=hello world अगर मैं सिंगल कोट से डिक्लेयर करता हूँ तो भी वो क्लास स्ट्रिंग बताएगा, और मैं अगर इसको डबल कोट से डिक्लेयर करता हूँ तो भी उसकी वो क्लास स्ट्रिंग ही बताएगा। इसके अलावा हमारे पास पाइथन में मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी होती हैं, जिनको कि हम ट्रिपल कोट से डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे a=hello world अगर ट्रिपल कोट से डिक्लेयर करता हूँ तो मेरा ये परफेक्टली वर्क करेगा, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे एंटर प्रेस करके उसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी बना सकता हूँ। इसके अलावा हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पाइथन में कोई कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता। पाइथन में सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। फिर उसके लिए मैं सिंगल कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता हूँ तो स्ट्रिंग से ही करूँगा।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड लिया था, तो ये काफ़ी सारे सिंगल अल्फ़ाबेट से मिलके बनी है। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, यानी कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर्स हैं, तो मैं लेन मेथड का यूज़ कर सकता हूँ, LEN, जिससे कि इसकी लेंथ प्रिंट हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि इसमें कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता, तो ये एक्चुअली सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग से मिलके बनी होती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे A0 प्रिंट करना चाहूँ, जो कि इसका पहला कैरेक्टर प्रिंट करेगा, तो H मेरे पास प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं A0 का टाइप देखता हूँ, तो वो टाइप अभी भी मुझे str यानी स्ट्रिंग ही बताएगा, यानी कि हर एक कैरेक्टर इंडिविजुअल स्ट्रिंग काउंट होता है पाइथन में। इसके बाद हमारा चौथा इनबिल्ट डेटा टाइप जो पाइथन में होता है वो होता है बूलियन। बूलियन सिंपली एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसमें मैं कुल मिला के यही दो वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, या तो कुछ ट्रू है या फॉल्स है। इनका मेन यूज़ होता है किसी भी कंडीशन को इवेल्युएट करने में। तो जैसे कि मैं अपने कोड में कोई चेक परफॉर्म करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ 3 > 5 है या नहीं, तो ये मुझे पता है फॉल्स है। सिमिलरली मैं 3 = 5 देखूंगा तो ये भी फॉल्स है। मैं इनको प्रिंट करके देखूंगा तो मेरे पास वैल्यू प्रिंट होगी फॉल्स। इसके अलावा मैं बूलियन को वेरिएबल्स के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं किसी वेरिएबल में चाहूँ तो डायरेक्टली एक बूलियन असाइन कर सकता हूँ और उसको प्रिंट करके या आगे जाके कंडीशन चेक कर सकता हूँ। या फिर मैं एक बूलियन में कुछ वैल्यू डालूंगा और उसको किसी चीज़ से कंपेयर करूँगा, तो उस मेरी कंडीशन को इवेल्युएट करके मैं चेक कर सकता हूँ कि मैंने जो कंडीशन लगाई है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब जबकि हमने पाइथन के कोर डेटा टाइप्स देख लिए हैं, तो अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स में आपस में कास्टिंग की। तो कई बार मेरे पास इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है या किसी स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं कास्टिंग का यूज़ करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और y। अब इन दोनों की वैल्यू 5 है, बट x मेरे पास इंटीजर वाला 5 है और y स्ट्रिंग वाला 5 है। इनका मैं डेटा टाइप प्रिंट कर रहा हूँ तो इंट और str डिफरेंट आ रहा है। अब मैं अगर x के आगे मेथड यूज़ करूँ str और y के आगे मेथड यूज़ करूँ int, तो इनका डेटा टाइप दोनों का चेंज हो जाएगा। और इस केस में अब जब मैं दोबारा इनका टाइप प्रिंट कर रहा हूँ तो x एक्चुअली स्ट्रिंग हो चुका है और सेकंड वाला इंट हो चुका है। तो मैं चाहूँ तो 5 जो मेरे पास स्ट्रिंग का है उसको मैं इंटीजर में कास्ट कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास इंटीजर कोई वैल्यू है उसको मैं स्ट्रिंग में भी कास्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा फ्लोट में भी कास्टिंग पॉसिबल है, जैसे हम सेम स्ट्रिंग या इंट में कर रहे हैं वैसे मैं फ्लोट में भी कर सकता हूँ। बट अगर मैं किसी इंट को फ्लोट में कास्ट करता हूँ तो मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, उससे उसकी वैल्यू को भी चेंज नहीं होगी, बस उसमें एक डेसिमल लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीजर के 5 को फ्लोट में कास्ट करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट 5.0 आएगा, यानी वैल्यू 5 ही है, बट अब मैं उसको रिप्रेजेंट 5.0 एज ए फ्लोट कर रहा हूँ। फाइनली हमारे पास आती है बूलियन में कास्ट करना। बूलियन की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है पाइथन में, क्योंकि ज़्यादातर वैल्यू जब हम उनको बूल में कास्ट करते हैं वो ट्रू इवेल्युएट होती हैं अगर उनमें कुछ भी थोड़ा बहुत कंटेंट है तो जैसे कि अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं ले रहा हूं और कुछ भी स्ट्रिंग ले रहा हूं तो वो ट्रू इवेल्युएट होगी। सिमिलरली हर नंबर ट्रू होता है एक्सेप्ट 0। और अभी जैसे हम आगे जाके कलेक्शन पढ़ेंगे, लिस्ट, टपल, सेट या डिक्शनरी, एज लॉन्ग एज कि मैं एम्प्टी कलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा हर एक कलेक्शन बूल में कास्ट करने के बाद ट्रू ही वैल्यू आती है। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि बूल मेथड का हम तब यूज़ कर सकते हैं तब बेसिकली हमें देखना है कि हमारे पास कोई वेरिएबल है उसमें कुछ भी वैल्यू है कि नहीं। वो एकदम ब्लैंक अगर नहीं है तो वो ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके का कभी हमें कोई चेक परफॉर्म करना है तो हम डायरेक्ट उसको बूल मेथड में कास्ट करके चेक कर सकते हैं कि ट्रू आया तो मतलब उसमें कुछ तो वैल्यू थी। इसके बाद बात आती है इन वेरिएबल्स पे आपस में ऑपरेशन परफॉर्म करने के। अब मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ अगर हैं वेरिएबल्स में तो मैं चाहूँगा कि वो आपस में कुछ इंटरेक्ट करें, उनके ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूँ। इसके लिए पाइथन हमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल कराता है। तो सबसे पहले ऑपरेटर जो हम देखेंगे वो हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एट्सेट्रा। इसके अलावा जो 3 अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको ध्यान रखने हैं वो हैं मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशिएशन और फ्लोर डिवीजन। तो इनके एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअली ये करते क्या हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सारे ऑपरेशंस करके देख रहा हूँ, मैंने x इनिशियल 10 वैल्यू ली तो मैंने ऐड 3 किया 13 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया 7 आ गया, इस तरीके से। बट जो फाइनल 3 ऑपरेशन अगर मैं देखूँ तो x मॉड्यूलस 3 का क्या मतलब होता है कि ये मुझे रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो मैं 10 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो बेसिकली मेरा रिमाइंडर बचता है 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ है। सिमिलरली एक्सपोनेंशिएशन की मैं बात करूँ तो मैं डबल स्टार से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये होता है पावर लगाना। तो अगर मैं 10 की पावर 3 कैलकुलेट करता हूँ तो 1000 मेरे पास रिटर्न होके यहाँ पे प्रिंट हो गया है।
सिमिलरली फाइनली डबल स्लैश लगाने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने x/3 किया था तो वो 3.333 आ गया था, मेरा एक फ्लोट नंबर आया था। मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे पास इंटीजर आ जाए सिंपली फ्लोर टाइप की डिवीजन लग के, तो मैं डबल स्लैश लगाऊंगा और जैसे यहाँ पे 3.33 की जगह पे सिंपली 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। इसके बाद पाइथन में हमारे पास होते हैं असाइनमेंट टाइप के ऑपरेटर्स, जिनमें से इक्वल टू को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन करने के लिए इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इक्वल टू के राइट में जो भी वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में जो वेरिएबल है उसको असाइन हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास और भी सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो बेसिकली हमारा जो ऊपर अभी हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे हैं उनका ही काम करते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि हमारे पास एक वेरिएबल होता है और एक वैल्यू होती है। उस वेरिएबल और उस वैल्यू पे एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है और जो भी रिजल्ट होता है वो वापस उस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि मैं अगर x + = 3 लिखूं तो इसका मतलब बनता है x = x + 3, यानी ये x और 3 का सम करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको वापस x में स्टोर कर देगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे x 10 था तो 10 + = 3 यानी 13 को वो वापस x में स्टोर कर देगा। तो जब मैं इसको प्रिंट x कर रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 13। सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ, x - = 3 लिखूँगा तो बेसिकली वो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके x में स्टोर कर देगा। इसी तरीके से मैं डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर सकता हूँ जो बेसिकली मेरा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके और उसके बाद असाइनमेंट का काम करते हैं। इसके बाद मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं जिनका कि मैं बूल के लिए यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें सबसे पहले मेरे पास होता है इक्वल्स, जो ये चेक करता है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सेम है कि नहीं। इसके अलावा मेरे पास नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए ऑपरेटर होता है, ग्रेटर देन चेक करने के लिए लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू। ये सारी चीज़ें मैं चेक कर सकता हूँ और एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करा सकता हूँ, जिसके बेस पे मैं कुछ भी कंडीशन मेरे कोड में राइट कर सकता हूँ। फाइनली मैं चाहूँ तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर मेरे पास वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं इनके रिजल्ट को मैं आपस में कंबाइन कर सकता हूँ यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। पाइथन में मेनली 3 तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। एंड का मतलब होता है कि इसके लेफ्ट और राइट में जो भी 2 कंडीशन है अगर वो दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर के साथ ये 2 कंडीशन डालता हूँ, x = 3 एंड x > 3, तो x > 3 तो है बट x = 3 नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बट अगर मैं एंड की जगह पे यहाँ पे और लगा दूँ तो ये दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होने पे ट्रू रिटर्न कर देता है। और क्योंकि मेरी x > कंडीशन ट्रू है तो इस केस में ये ट्रू प्रिंट कर देगा। फाइनली थर्ड मेरे पास होता है नॉट ऑपरेटर, जो बेसिकली मेरी रिटर्न वैल्यू को रिवर्स कर देता है। तो x = 3 फॉल्स है, अगर मैं इसके आगे नॉट लगाता हूँ तो ये मेरे को यहाँ पे ट्रू रिटर्न करके देगा। इसके अलावा पाइथन में और भी ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबर वाइज ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स, बट वो थोड़े एडवांस हैं और यूजुअली बेसिक लेवल पे कोड लिखते टाइम इतने यूज़ नहीं होते हैं। इसके बाद बात करते हैं पाइथन के कलेक्शन टाइप्स की। तो सबसे पहला कलेक्शन टाइप जो हम देखेंगे वो है लिस्ट। लिस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कलेक्शन टाइप होता है। इसका यही फीचर होता है कि इसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यू सेम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी तक हम कर रहे थे तो हमें जब मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी थी तो हमें मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ रहे थे, बट लिस्ट के केस में मैं एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज़ स्टोर करा सकता हूँ। तो अगर मैं लिस्ट के फीचर्स के बारे में बात करूँ तो पाइथन में लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू क्रिएट होती है। ये ऑर्डर्ड होती है, यानी जिस ऑर्डर में मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ ये वो ऑर्डर मेंटेन करती है। ये चेंजेबल होती है, यानी कि मैं इसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ। एंड ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ करती है, यानी कि मैं एक ही वैल्यू बार बार भी सेव करा सकता हूँ। एंड फाइनली इसकी इंडेक्सिंग 0 से होती है, यानी कि जो पहला एलिमेंट मैं इंसर्ट कराऊंगा वो 0वें इंडेक्स पे होगा और सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे होगा। तो इसका कोड में अगर मैं एग्जांपल देखूं तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैंने 4 इंटीजर्स रखे हैं 1, 10, 5 और 3, और मैं अगर इस लिस्ट को प्रिंट करा के देखता हूँ तो एज इट इज़ जो मैंने वैल्यूज़ इंसर्ट की थी वो यहाँ पे मेरे सामने प्रिंट हो रही है। इसके अलावा मैं इंडेक्सिंग का यूज़ करके इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट कर रहा हूँ तो यानी कि सेकंड एलिमेंट मेरे पास यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और इसके दूसरे फीचर के बारे में बात करें तो ये चेंजेबल है, यानी कि मैं जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको चेंज कर सकता हूँ और चेंज करने के बाद मैं लिस्ट जब प्रिंट कर रहा हूँ तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे चेंज हो चुका है। और स्ट्रिंग की तरह ही मैं लिस्ट की भी लेंथ प्रिंट कर सकता हूँ। सेम मेथड len यूज़ करके मैं अपने लिस्ट की लेंथ यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो वैल्यू आ गई मेरे पास 4, क्योंकि मेरी लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हैं।
सेकंड कलेक्शन टाइप मेरे पास आता है टपल्स। टपल लिस्ट से काफ़ी ज़्यादा सेम होता है, सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज का फर्क होता है। सबसे पहला होता है कि इसको हम राउंड ब्रैकेट से डिक्लेयर करते हैं, तो ये तो हो गया इसका सिंटैक्स डिफरेंस होना। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस लिस्ट और टपल में होता है वो ये है कि टपल अनचेंजेबल होते हैं। बेसिकली लिस्ट का एलिमेंट को मैं चेंज कर पा रहा था, पर टपल जो मैंने एक बार क्रिएट कर दिया वही रहेगा, उसमें मैं किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैंने फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट करके देखा तो प्रिंट हो रहा है, बट मैं इसको अगर चेंज करने जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक टाइप एरर थ्रो करेगा, और एरर में जैसे कि लिखा हुआ है कि टपल सपोर्ट नहीं करता कि मैं उसकी वैल्यू चेंज कर सकूं। फाइनली जैसे मैं लिस्ट की लेंथ प्रिंट कर रहा था, सेम मेथड का यूज़ करके मैं टपल की लेंथ प्रिंट कर सकता हूं, जो कि इस केस में भी 4 है। इसके बाद थर्ड हमारे पास कलेक्शन टाइप आता है सेट। सेट भी लिस्ट की तरह ही यूज होता है, बट इसमें भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला इसकी सिंटैक्स की बात करें तो ये करली ब्रैकेट से डिक्लेयर होता है। उसके बाद ये अनऑर्डर्ड होता है, यानी कि जिस ऑर्डर में मैंने एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट किए हैं जरूरी नहीं है वही ऑर्डर मेंटेन करें। और फाइनली जो इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है वो है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता, यानी कि मैं इसमें एक वैल्यू बार बार स्टोर नहीं करा सकता। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे सेट बना रखा है जिसमें की 4 वैल्यूज हैं 1, 10, 5 और 3। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो ऑर्डर मैंने इनिशियली क्रिएट किया था वो सेम नहीं है, लास्ट 2 एलिमेंट्स मेरे डिफरेंट ऑर्डर में प्रिंट हुए हैं। इसके अलावा क्योंकि ये ऑर्डर्ड नहीं है, तो जैसा कि मैं लिस्ट या टपल के केस में एक पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट कर पा रहा था, मैं वो इसमें ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक एरर थ्रो होती है कि सेट में मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट नहीं प्रिंट कर सकता क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं है। एंड इसके बाद अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यू इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करूँ तो जहाँ मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ मैंने यहाँ 10 दोबारा से इंसर्ट करने की कोशिश की, बट मैं जब मेरा सेट दोबारा प्रिंट कर रहा हूँ तो उसमें 4 ही एलिमेंट है, और जो मैंने फाइनली 5वां एलिमेंट इसमें इंसर्ट किया था वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि वो एक डुप्लीकेट था, ऑलरेडी 10 एग्जिस्ट करता था, तो इसने उसको इग्नोर कर दिया। एंड अगेन यहाँ पे मैं अगर सेट की लेंथ निकालना चाहूँ तो लेन मेथड का यूज करके मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ, जो कि इस केस में 4 आएगी क्योंकि 5th एलिमेंट इसने इग्नोर कर दिया है। इसके बाद फाइनल कलेक्शन टाइप हम देखेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन टाइप है जो अभी तक के बाकी 3 कलेक्शन से काफी डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है। बेसिकली अगर मैं इसके एक एलिमेंट की बात करूँ तो उसमें 2 वैल्यू मैं स्टोर कर रहा होता हूँ। एक होती है की जो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगी, और दूसरी होती है उस की के सामने की वैल्यू जो कि मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा। और ये भी सेट की तरह करली ब्रैकेट से क्रिएट होती है, और इसके अंदर डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं होती, तो यानी कि वैल्यूज मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ बट कीज मैं डुप्लीकेट नहीं कर सकता। ये चेंजेबल होती है, यानी कि मैं किसी भी की के लिए वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, इवन की को रिमूव कर सकता हूँ और नई की भी ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप पाइथन के लेटेस्ट वर्जन्स पे काम कर रहे हैं तो ये ऑर्डर्ड भी होती है, यानी कि जिस ऑर्डर में मैंने एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं मुझे उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स मिलेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई है जिसमें मैंने 3 की वैल्यू के पेयर डाले हैं। पहला है 5 के साथ एप्पल, 2 के साथ ऑरेंज और 10 के साथ बनाना। और मैं जब इस डिक्शनरी को प्रिंट कर रहा हूँ तो सेम ऑर्डर में मेरे सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। बट ये चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि इसमें मैं इंडेक्स के थ्रू कुछ भी प्रिंट नहीं करा सकता, मैं इसमें प्रिंट कराऊंगा की के थ्रू। तो मैं अगर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 लिखता हूँ तो हालांकि मेरा थर्ड एलिमेंट है 10 पे बनाना, बट 2 के केस में यहाँ पे प्रिंट होगा ऑरेंज, क्योंकि 2 मेरी एक की है जिसकी वैल्यू है ऑरेंज। अगर मैं कोई ऐसी की वैल्यू डालता जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करती तो ये मेरे को एक एरर थ्रो करता, क्योंकि ये उस की वैल्यू को फेच करने की कोशिश करता। इसके बाद क्योंकि ये चेंजेबल है तो मैं किसी भी की के लिए यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 है एक की, उसके लिए मैं ग्रेप्स डालता हूँ और उसके बाद मैं डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ तो मेरी डिक्शनरी चेंज हो चुकी है और 2 पे अब ग्रेप्स है। फाइनली अगर मैं इसमें एक डुप्लीकेट की इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी 10 पे एक की थी, बट मैं यहाँ पे एक दूसरी की इंसर्ट करता हूँ 10, वैल्यू हालांकि डिफरेंट है, यानी कि एलिमेंट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ पेयर की तो पेयर मेरा डिफरेंट है बट की सेम है, तो यहाँ पे उस वैल्यू को ये इग्नोर कर देगा और मेरे पास अभी भी 3 ही एलिमेंट है। जो चौथा एलिमेंट मैंने डुप्लीकेट की के साथ इंसर्ट करने की कोशिश की, इसने उसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया है। इसके बाद फाइनली जैसे कि मैं बाकी कलेक्शंस के साथ कर पा रहा था, मैं लेन मेथड का यहाँ पे यूज करूंगा तो इसकी लेंथ भी मेरे पास प्रिंट हो जाएगी कि इसमें 3 की वैल्यू के पेयर्स हैं। कलेक्शंस के बाद अब बात करते हैं एक बार कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो कभी भी कोडिंग में ज़रूरी नहीं है कि मैं सारा का सारा कोड हमेशा एग्जीक्यूट कराना चाहूँ। पॉसिबल है कि मैं एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे कुछ कोड एग्जीक्यूट कराना चाहूँ कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो ही एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, वरना ना हो। तो ऐसा करने के लिए मेरे पास होती है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहली स्टेटमेंट इसमें देखते हैं हम इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में मैं एक कंडीशन देता हूं और वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके नीचे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं और वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो मैंने यहाँ पे x 10 डिक्लेयर किया है और नीचे एक इफ कंडीशन लगाई है कि इफ
x ग्रेटर देन 5 तो प्रिंट सक्सेस। तो इस केस में ये चेक करेगा कि x ग्रेटर देन 5 है या नहीं। अगर ये ट्रू होगा तो ही ये प्रिंट सक्सेस करेगा। इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि प्रिंट सक्सेस मैंने बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा राइट में लिखा है, यानी इंडेंट कर रखा है। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली इफ एल्स कंडीशंस में या आगे जाके हम लूप्स पढ़ेंगे तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी इफ कंडीशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो जितनी लाइनें मैं इंडेंट करके लिखूंगा वो ही मेरी उस इफ कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट होंगी। अगर मैं इंडेंटेशन छोड़ के लेफ्ट में कर देता हूँ तो वो कंडीशन के बेस पे नहीं बल्कि एज इट इज एग्जीक्यूट होंगी। तो इस कोड को अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा ये सक्सेस प्रिंट करेगा। अब मैं अगर इस कंडीशन को चेंज करूँ x ग्रेटर देन 15 तो मेरा यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। तो इफ कंडीशन से मेरी एक चीज तो चल गई कि मुझे ये पता चल गया कि कंडीशन ट्रू थी या नहीं। बट क्या होगा अगर मैं चाहता हूँ कि ये फॉल्स होने पे कुछ दूसरा मैसेज मेरे पास प्रिंट हो, तो इसके लिए मेरे पास होती है एल्स स्टेटमेंट। बेसिकली ये इफ के बाद लगाई जाती है कि अगर जो मैंने ऊपर इफ यूज किया था वो नहीं चला तो इस एल्स को चला दो। तो मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल देखूं तो इफ में मैं सक्सेस प्रिंट कर रहा था, एल्स में मैं प्रिंट करूंगा फेलियर। और क्योंकि ये x ग्रेटर देन 15 नहीं है तो इस केस में मेरा प्रिंट होगा फेलियर। इसके अलावा थर्ड जो मेरे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो होता है एल इफ, जो कि शॉर्ट होता है एल्स इफ के लिए। इसका यूज करके मैं एक के बाद एक बहुत सारी एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने इफ x ग्रेटर देन 15 करा था, ये मेरी फॉल्स थी, तो मैं एल्स से पहले यहाँ पे एक एल्स इफ की कंडीशन लिखूंगा जिसमें कि लिखूंगा एल इफ x ग्रेटर देन 5 तो मुझे एक डिफरेंट मैसेज प्रिंट करना है। तो क्योंकि x ग्रेटर देन 15 नहीं है तो मेरा इफ नहीं चला, और क्योंकि x ग्रेटर देन 5 है तो मेरा एल्स इफ चल गया। तो इन तीन में से डिफरेंट वैल्यूज के बेस पे डिफरेंट ब्लॉक्स लगेंगे और मैं एक से ज्यादा एल्स इफ भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरी एक लैडर टाइप बना दूंगा कि जोन सी इफ या एल्स इफ बीच में मेरी ट्रू होगी वो वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर कोई ट्रू नहीं होगा तो फाइनली जो भी एल्स ब्लॉक में कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद बात आती है लूप्स की। तो अभी तक मैंने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी थी वो प्रोग्राम रन करने पे एक ही बार एग्जीक्यूट होती हैं। बेसिकली मैं अगर 4 स्टेटमेंट लिखता हूँ तो मेरी 4 लाइनें बारी बारी से एग्जीक्यूट होंगी। क्या होगा अगर मैं चाहता हूँ कि एक स्टेटमेंट मेरी एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट हो? तो इस तरीके की सिचुएशन के लिए हमारे पास पाइथन में लूप्स होते हैं। तो सबसे पहला लूप टाइप जो हम देखेंगे वो होता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटैक्स बिल्कुल इफ की तरह होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि व्हाइल लूप के ब्लॉक में जो भी मैंने कोड लिखा है वो तब तक बार बार रन होता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि x इक्वल टू 10 है, मैंने चेक लगा रखा है व्हाइल x ग्रेटर देन 5 प्रिंट x, बट इसके नीचे मैंने लिखा है x माइनस इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6 तब तक प्रिंट हुआ x जब तक कि x 5 से लोअर नहीं हो गया। उसके बाद ये लूप से बाहर आ गया। तो व्हाइल लूप बिल्कुल इफ की तरह था, जब तक कंडीशन ट्रू है इसने तब तक प्रिंट किया, बट ये कंटिन्यू करता चला गया। लूप्स में एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि इनफाइनाइट लूप बनने के बहुत चांस होते हैं। जैसे कि अगर मैं जिस भी चीज पे चेक लगा रहा हूँ अगर वो चेंज ही नहीं होती है तो एक बार मैं लूप में गया तो कंटिन्यू वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, क्योंकि वैल्यू तो कभी चेंज ही नहीं हो रही। तो मुझे ये चीज का ध्यान रखना होगा कि मैं उस वैल्यू को चेंज करूं और वो लूप मेरा कंटिन्यू हमेशा ना चलता रहे। सेकंड टाइप के लूप जो पाइथन में होते हैं वो होते हैं फॉर लूप्स। इनका मेन यूज होता है कलेक्शंस को आइटरेट करने का। तो जैसे कि हमने कलेक्शंस पढ़ी थी, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इनके सारे एलिमेंट्स पे हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या उनको सिंपली प्रिंट भी करना हो तो उनके लिए हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो इसके सिंटेक्स की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे मेरी लिस्ट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर आई इन माई लिस्ट। तो माई लिस्ट जो मैंने कलेक्शन बनाई थी उसका नेम है। आई जैसे कि मैं कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ उस तरीके से फॉर मेरा ये आई नाम का एक वेरिएबल बनाएगा जिसमें बारी बारी से एक एक वैल्यू माई लिस्ट की असाइन होती रहेगी। तो मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ आई की वैल्यू, तो मेरे जो चारों एलिमेंट हैं एक एक करके यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। फॉर लूप्स का एक और अच्छा यूज होता है वो होता है रेंज मेथड के साथ। पाइथन में इनबिल्ट मेरे पास एक रेंज मेथड होता है जिसका यूज करके मैं एक पर्टिकुलर रेंज की लिस्ट जनरेट कर सकता हूँ। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रेंज 0,15 तो ये रेंज एक कलेक्शन जनरेट करके मुझे देगा जिसमें 0 से लेके 15 तक की वैल्यू होंगी, और मैं फॉर लूप का यूज करके उन सारी वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज 15 टाइम्स यहाँ पे करनी थी तो ये फॉर आई इन रेंज 0 to 15 के अंदर मैं वो चीज 15 टाइम्स कर सकता हूँ, क्योंकि ये लूप 15 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद लूप्स में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। अभी तक की मैं बात करूं तो मेरे पास लूप के ऊपर सिर्फ एक ही चीज का कंट्रोल था कि मैं कंडीशन जो डिफाइन करता हूं उसके बेस पे लूप एंटर या एग्जिट होता था। बट लूप के अंदर मेरे कोड पे मेरा ज्यादा कुछ कंट्रोल नहीं होता। मैं लूप को बीच में स्किप नहीं करा सकता, उसको एग्जिट नहीं करा सकता। इसके लिए मेरे पास कीवर्ड होते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। अगर मैं किसी लूप के अंदर हूँ
और मैंने ब्रेक कीवर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है और वो एग्जीक्यूट होता है, तो वो उस लूप से मुझे बाहर निकाल देगा। तो यूजुअली मैं ब्रेक का यूज इफ कंडीशन के साथ करता हूँ कि मैं व्हाइल लूप के अंदर हूँ और एक पर्टिकुलर कंडीशन बीच में ट्रू हो गई, तो मैं चाहता हूँ तुरंत मैं उस लूप से बाहर आ जाऊँ, आगे का कोड एग्जीक्यूट हो ही ना, तो उसके लिए मैं ब्रेक कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ एग्जांपल के तौर पे मेरा सिंपल सा एक व्हाइल लूप है जिसमें कि x 10 है और मैं चेक कर रहा हूँ x ग्रेटर देन 0, उसके बेस पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर एक इफ कंडीशन डाल दूं कि इफ x इक्वल 5 तो ब्रेक, और इसके बाद इसको रन करूं तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि अब मेरा लूप सिर्फ 10 से लेकर 6 तक चला, यानी कि जैसे ही मेरी ये x इक्वल 5 कंडीशन ट्रू हुई तो ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट हुआ और मैं इस लूप से बाहर आ गया, आगे की वैल्यूज इसने प्रिंट नहीं की है। इसके बाद मेरा सेकंड कीवर्ड जो आता है वो है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है लूप की एक आइट्रेशन को स्किप करना। बेसिकली कंटिन्यू अगर हिट होता है तो उसका मतलब होता है कि कंटिन्यू के बाद मेरे लूप में जितनी लाइनें लिखी हैं उसको स्किप कर दो और वापस से लूप के स्टार्टिंग में चले जाओ। बेसिकली लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन को एग्जीक्यूट करो। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने व्हाइल लूप को दोबारा यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे लूप के अंदर मैं सबसे पहले लूप में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, फिर x इक्वल टू 5 है तो कंटिन्यू करना है, उसके बाद मैंने लिखा है प्रिंट x। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो 9 8 7 6 तक तो करेक्ट प्रिंट हुआ है, उसके बाद मेरी वैल्यू 5 स्किप हो गई यहाँ से और फिर से इसने 4 से प्रिंट करना शुरू कर दिया, यानी कि लूप एंड नहीं हुआ, लूप ने बस एक वैल्यू बीच में से स्किप कर दी। तो इस तरीके से अगर मुझे वैल्यू बीच में से स्किप करानी है तो मैं कंटिन्यू यूज करूंगा, और अगर मुझे उसी टाइम पे लूप को रोक ही देना है तो मैं ब्रेक यूज करूंगा। सिमिलरली मैं चाहूँ तो फॉर लूप के अंदर भी ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सकता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक फॉर लूप है जो सिंपली मेरी एक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करता है, तो मैं किसी भी एक एलिमेंट की वैल्यू के बेस पे ब्रेक लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो थर्ड एलिमेंट है उसके बेस पे ब्रेक लगाया तो इसने सिर्फ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट करे और 4th एलिमेंट प्रिंट नहीं किया। अब इस लूप का थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर चेंज करूँ तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू के बेस पे चेक कर रहा हूँ कि अगर ये i इक्वल टू 5 है तो कंटिन्यू करना है, वरना नीचे मैंने लिख रखा है कि प्रिंट करना है। तो इस केस में ये 1 10 और 3 को प्रिंट करेगा, जो मैंने 5 वैल्यू डाली है उसको ये बीच में से स्किप कर देगा। फाइनल टॉपिक जो आज की वीडियो में हम देखेंगे वो है फंक्शंस। पाइथन में फंक्शंस हम यूज करते हैं कुछ भी एक कोड ब्लॉक लिखने के लिए जिसको कि हम जब चाहें तब कॉल कर सके। बेसिकली हम कुछ स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक बना देते हैं और उनका एक नाम रख देते हैं, और मैं जब चाहूँ उस नेम का यूज करके वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। पाइथन में फंक्शन बनाना बहुत ईजी होता है। इसके लिए सिंपली हम एक डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। डेफ के आगे हम जो भी फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम देते हैं और उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं जिससे कि वो फंक्शन हमारा डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद जैसे हम इफ या व्हाइल लूप्स के केस में कर रहे थे वैसे ही इंडेंटेशन के थ्रू हम ये डिफाइन करते हैं कि इस फंक्शन में क्या क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो जैसे कि इस एग्जांपल में मैं सिंपली हेलो फंक्शंस प्रिंट करा रहा हूँ और नीचे जाके जब मैं इस फंक्शन के नेम का यूज करके इसको कॉल करूंगा तो मेरी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। इसके अलावा फंक्शंस के और भी यूज होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट ना करा के यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न करा सकता हूँ। तो रिटर्न करने का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ये रिटर्न करी हुई वैल्यू वहां मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं इसको डायरेक्ट कॉल ना कराने की बजाय प्रिंट मेथड के अंदर से कॉल कराता हूँ तो मेरी रिटर्न की हुई वैल्यू अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर पाऊंगा। रिटर्न टाइप के अलावा पाइथन में मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स का मतलब यही होता है कि मैं इसको कॉल करते टाइम कुछ कस्टम वैल्यू देना चाहता हूँ कि इस कस्टम वैल्यू के बेस पे एग्जीक्यूशन हो। तो जैसे कि अगर मैं सिंपल एक सम करने का फंक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि x और y 2 पैरामीटर आएंगे और तुम्हें उनको सम करके रिटर्न करना है, तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ किन्हीं भी 2 वैल्यू के साथ और ये फंक्शन मुझे उन 2 वैल्यूज का सम रिटर्न करेगा जिनको कि मैं यहाँ पे नीचे प्रिंट करा सकता हूँ। इसमें मुझे बस एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसको डिक्लेयर करते टाइम मैंने जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स मेंशन किए हैं उतने मुझे यहाँ पे पास करने पड़ेंगे, वरना ये मुझे एरर थ्रो करेगा। तो इस एग्जांपल में जैसे मैंने 3 और 5 पास किए तो मेरे पास प्रिंट हुआ 8, यानी कि उन दोनों को इसने ऐड करके रिटर्न कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा ये पाइथन का क्रैश कोर्स यहाँ पे फिनिश होता है। हालांकि पाइथन में इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एडवांस टॉपिक्स होते हैं, बट क्योंकि इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।